Well done guys, once again you all are welcome on Indian English Grammar तैयारी। एंड आज की इस वीडियो में ग्रामर के बहुत ही खास पॉइंट्स को लेकर मैं आया हूँ जिन्हें लर्निंग करके आप आसानी से अपने इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं और किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में या कंपटीशन के एग्ज़ाम में आसानी से आप सक्सेस पा सकते हैं। ओके, तो आइए वीडियो की तरफ कंटिन्यू बने रहते हैं और चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझते हैं। क्लियर? तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित सभी प्रश्नों का आपका आंसर, ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन का जो यूज़ होता है ये आप प्रॉपर तरीके से कर सकें। ऑलराइट, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और एक एक चीज़ों को करके आप समझें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है गाइज, इस रिलेटिव प्रोनाउन का जो हिंदी मीनिंग होता है ये होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब संबंधवाचक सर्वनाम कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो ओवरऑल एक पूरे सेंटेंस में दो क्लज होते हैं और उन दोनों क्लज का आपस में संबंध बताने के लिए, संबंध को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे ये जितने भी वर्ड यहाँ पे हैं, हु, विच, होम, हुज, दैट, ये जितने भी वर्ड हैं गाइज ये यहाँ पे आपके रिलेटिव प्रोनाउन हैं। ऑलराइट, अब हम बात करें अगर, तो एक और तरीके से इसको समझ सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को, कि यह एक ऐसे शब्द होते हैं जो अपने पहले, जैसे यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है तो इसके पहले जो नाउन है या नाउन की तरह कोई अदर वर्ड्स बाय द वे यूज किया गया है तो उनके साथ में संबंध बताते हैं। ऑलराइट, जबकि इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन है या नाउन की तरह जो अदर वर्ड्स यूज किए गए हैं उन्हीं वर्ड्स को हम एंटीसीडेंट भी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपको एंटीसीडेंट को समझने में प्रॉब्लम है तो एंटीसीडेंट का हमारे पास एक और भी वीडियो है, उसे आप प्रॉपर तरीके से समझें। और अगर हम बात करें इनके हिंदी मीनिंग की गाइज, तो हु जो है, विच जो है, होम जो है, इनका मीनिंग क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज होता है तो दूसरा मीनिंग होता है, लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है तो इनका मीनिंग दूसरा होता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे एक एग्जांपल के लिए सेंटेंस कि आई मेट राजू, एक अलग क्लज है, हु वाज गोइंग टू स्कूल। ऑलराइट, यह एक अलग सेंटेंस है। तो वाज गोइंग टू स्कूल एंड आई मेट राजू, इसका संबंध जोड़ने के लिए ये हु का यूज यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इसमें हिंदी को भी आप समझ सकते हैं कि मैं राजू से मिला जो स्कूल जा रहा था। एक और एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि राजू हैड ए पेन, राजू के पास एक कलम थी, विच ही बॉट स्टडी, जो उसने कल खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि विच का मतलब जो आया है और यहाँ पे हु का मतलब भी जो आया है। ठीक, इसका हिंदी मीनिंग और अच्छे से समझने के लिए हम आगे और भी वीडियो को देखेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको और बहुत सारे 9 पॉइंट के द्वारा इस पूरे के पूरे रिलेटिव प्रोनाउन को समझाऊंगा। ऑलराइट, तो गाइज अब हम आगे यहाँ जानेंगे कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है जैसे हु, विच या दैट, यह जो ओवरऑल सबऑर्डिनेट क्लज के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जो सबऑर्डिनेट क्लज होता है, जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी शायद, कि एक पूरे सेंटेंस में दो क्लज होते हैं। ठीक है, कोई सेंटेंस ऐसा है जहाँ पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया है तो उसमें दो क्लज होते हैं और इन्हीं दोनों क्लज को ये जोड़ने का काम करता है, और इन दोनों क्लजों में से एक आपका प्रिंसिपल क्लज होता है और दूसरा आपका सबऑर्डिनेट क्लज होता है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लज जो होता है उसके सब्जेक्ट के रूप में यह रिलेटिव प्रोनाउन काम करता है। जैसे यहाँ पे ये हु जो है, केम हियर इज़ ए लायर, जो आपका क्लज है, इसमें ये हु जो है यह आपका सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ऑलराइट, और आगे अगर हम बात करें तो दूसरा जो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है यह है दूसरे सेंटेंस में, एग्जाम्पल में ये बताया जा रहा है कि यहाँ जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है गाइज, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसमें इस सबऑर्डिनेट क्लॉज के जो वर्ब हेट है, इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यह रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है। ऑलराइट, और अगर हम बात करें तीसरे सेंटेंस में, तीसरे एग्जाम्पल में, तो तीसरे एग्जाम्पल में ये बताया जा रहा है कि इसमें जो हमारा प्रीपोजिशन वर्ड है
इसके ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, जो डिटेल हमने यहाँ ऊपर ही लिखा हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से सबऑर्डिनेट क्लॉज का यूज ऐसे सेंटेंसों में इस तरह से भी किया जाता है। ऑलराइट, अब अगली पॉइंट नंबर 3 में आपको ये बताऊंगा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है इसके मेनली हम 2 प्रकार से यूज करते हैं। एक आपका होता है रेस्ट्रिक्टिव यूज और दूसरा आपका होता है कंटिन्यूएटिव यूज, ठीक है। जैसे कि आप पहले से जानते हैं, रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रुकावट और कंटिन्यूएटिव का मतलब होता है लगातार। ऑलराइट, रेस्ट्रिक्टिव यूज़ का मतलब हम आपको और अच्छी तरह समझाएं एग्जाम्पल के द्वारा कि अगर मान लीजिए इस ओवरऑल एक पूरे सेंटेंस में ओवरऑल हु यहाँ पे लगा हुआ है और इधर यह एक अलग क्लॉज है, राइट ना। तो यहाँ पे जो आपका प्रोनाउन यूज किया गया है रिलेटिव प्रोनाउन, यह अपने पहले प्रयुक्त एंटीसीडेंट को, जो आपका नाउन है या नाउन की तरह वर्ड है, उसके बारे में अगर ये पूरा का पूरा क्लॉज विशेषता बताता है, ओवरऑल एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो इसे हम रेस्ट्रिक्टिव यूज कहते हैं, ठीक है ना। जैसे इसका हिंदी मीनिंग भी आप समझ सकते हैं कि वहाँ रहने वाली महिला की कल मौत हो गई। ऑलराइट, तो यहाँ पे यह इस ओमैन की विशेषता बता रहा है। ऑलराइट, तो इसे हम रेस्ट्रिक्टिव यूज कहेंगे। और कंटिन्यूएटिव यूज का मतलब यह है कि यह जो ओवरऑल आपका रिलेटिव प्रोनाउन है या रिलेटिव क्लॉज जो है, यह अपने पहले प्रयुक्त एंटीसीडेंट मतलब नाउन या नाउन की तरह कोई अदर वर्ड है तो उसके बारे में एडिशनल जानकारी देता हो, मतलब उसके बारे में और अन्य जानकारियाँ देता है, उसे हम कंटिन्यूएटिव यूज कहते हैं, ठीक है ना। ये खास करके 2 प्रकार के इसके यूज किए जाते हैं। ऑलराइट, अच्छा गाइज, इस चौथे पॉइंट में आपको बता रहा हूँ रिलेटिव प्रोनाउन जिसमें एंटीसीडेंट का ओमिशन क्या है वो जान लीजिए। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी सेंटेंस जो होता है वो लिखा जाता है और उसमें एंटीसीडेंट का यूज़ नहीं होता। कहने का मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके पहले एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं भी किया जाता है। ऐसे सेंटेंस भी आते हैं जिसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ऑलराइट, जैसे यहाँ पे सेंटेंस पूरा देखें, होम वी लाइक दे डोंट टॉक, जिन्हें हम पसंद करते हैं वह बात नहीं करते। ऑलराइट, तो यह एक एग्जाम्पल भी आप नोट करें दिमाग में, मतलब ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जिसमें एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं होता। ऑलराइट, तो गाइस इसके पहले हमने सीखा कि रिलेटिव प्रोनाउन का जो होता है एंटीसीडेंट, उस एंटीसीडेंट का ओमिशन क्या होता है, और इस पॉइंट में हम सीखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन का ओमिशन क्या होता है। ठीक, ओमिशन का मतलब होता है रुकावट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में अगर होता है सेंटेंस में, बाय द वे, ठीक है ना। अभी हम आपको आगे केस भी बताएंगे कि इनका केस क्या होता है। ऑलराइट, और ये कहाँ पे सिंगुलर माने जाते हैं, कहाँ पे प्लूरल माने जाते हैं। तो मैं बता रहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग यदि ऑब्जेक्टिव केस में हो और एक प्रकार से रेस्ट्रिक्टिव यूज़ है उसका, तो रिलेटिव प्रोनाउन को सेंटेंस से हटाकर भी लिखा जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक सेंटेंस देख सकते हैं, बोला गया है कि दिस इज़ द गर्ल दैट आई लाइक मोस्ट। ऑलराइट, तो इसमें आपका दैट नामक वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन रखा गया है। आप चाहें तो इन सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दिस इज़ द गर्ल आई लाइक मोस्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने इस दैट को हटा दिया, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक बातें हमें और केयर करना है कि अगर इसके बाद में पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन को हटाया गया और इसके बाद में अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किया गया है तो वो रॉन्ग है, मतलब इसके बाद में पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो ये दोनों एग्जाम्पल हैं, इसमें ऐसा आपको जानकर रखना है कि अगर बाय द वे जो इसका वर्ब है और वर्ब के बाद में कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग है तो रिलेटिव प्रोनाउन का यहाँ से भी हम प्रयोग चाहें तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सेंटेंस आप देखेंगे कि दिस इज़ द रूम आई लाइव इन। ऑलराइट, दिस इज़ द रूम आई लाइव इन, और यहाँ पे हम इसका सेंटेंस लिखे हैं, चाहें तो लिख सकते हैं दिस इज़ द रूम इन विच आई लाइव। ऑलराइट, तो आप इसमें तो ओवरऑल यूज़ किए हुए हैं इनके बाद में विच का, लेकिन इसमें आप विच का प्रयोग नहीं रखे हुए हैं, केवल इन का प्रयोग रखे हैं। ऑलराइट, अगला जो 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है इसको आप समझेंगे ज़रा सा कि रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है
और उसके बाद में बाय द वे वर्ब बी का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो इस वर्ब बी के जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में किसी नाउन का अगर प्रयोग हो तो रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब बी को हटाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस केस में वर्ब बी के बाद प्रयुक्त जो नाउन होता है या नाउन इन अपोजिशन होता है उसके फॉर्म में प्रयुक्त होता है। ऑलराइट, जैसा कि आप सेंटेंस यहाँ देख रहे हैं कि ही इज़ दिनेश हु इज़ आवर फ्रेंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही इज़ दिनेश आवर फ्रेंड। ऑलराइट, चौथे एग्जाम्पल को समझेंगे कि कहा जा रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में अगर है और रेस्ट्रिक्टिव है या डिफाइनिंग है, जो डिफाइनिंग का मतलब जो आपको परिभाषित करता है, ठीक है ना, और इसके बाद में भी वर्ब बी का प्रयोग अगर हुआ है और साथ में वर्ब बी के बाद एडजेक्टिव हो, जैसे एडजेक्टिव जो हो उसकी अवेलेबल या पॉसिबल जो स्थिति है उसके हिसाब से रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब बी को हटा करके सेंटेंस को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, संडे इज़ द ओनली डे दैट इज़ पॉसिबल। कहने का मतलब संडे इज़ द ओनली डे पॉसिबल। ऑलराइट, तो इस तरह से भी सेंटेंस को आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, लिखने को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बट इसके जो नियम कायदे कानून आपको बताए गए हैं उसके बेस पर ही आप इन सेंटेंसों को लिखेंगे। अब आप चाहे कंपटीशन में तैयारी कर रहे हों या फिर किसी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर जगह ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपको बता रहा हूँ मैं आपको कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रॉपर पोजीशन क्या होता है। इसको हम इन दो एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो ये पहले जान लो कि पोजीशन क्या होता है। तो हमेशा ध्यान देने की बात है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसका पोजीशन उसके एंटीसीडेंट के पास ही होना चाहिए, मतलब नज़दीक ही होना चाहिए। ऑलराइट, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, द बॉय हु वेंट वॉज द फ्रेंड ऑफ राजू। लड़का जो गया राजू का दोस्त था। एक ये सेंटेंस है। और यहाँ पे देखेंगे द बॉय वॉज राजूज फ्रेंड हु वेंट। ऑलराइट ना, तो यहाँ पे जो एंटीसीडेंट है पहले सेंटेंस में बॉय है और दूसरे भी सेंटेंस में बॉय ही एंटीसीडेंट है। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है यह बिल्कुल इसके पास में लगा है और यहाँ पे ये इससे दूर लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है ना, इसकी वजह से इसका मीनिंग भी बदल गया है। ठीक है ना, लड़का जो गया राजू का दोस्त था और यहाँ पे है कि लड़का राजू का दोस्त था जो गया, तो ओवरऑल ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओवरऑल जो पोजीशन है रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से, बाकी बोलने को आप इसे भी बोल सकते हैं और इसे भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ग्रामर के प्रयोग की बात करें या कंपटीशन की तो ये आपका 100% करेक्ट जाएगा। ऑलराइट, तो अभी हमने थोड़ा समय पहले बताया था कि हम इसका केस भी आपको समझाएंगे, तो इस पॉइंट में हम इसका केस समझेंगे, नंबर समझेंगे और जेंडर समझेंगे। ठीक है ना, तो बात को ध्यान से समझिएगा। नॉमिनेटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, और जिस ऑब्जेक्टिव केस को हम जो है एक्यूसेटिव केस भी कहते हैं, या एक और होता है जिसे हम पोसेसिव केस कहते हैं, जिसे हम जेनिटिव केस भी कह सकते हैं। ऑलराइट ना, तो याद रखिएगा कि ये पहली लाइन में दोनों चीज़ें जो हैं ये आपका नॉमिनेटिव केस में हैं, और दूसरी लाइन में ये दोनों चीज़ें ये जो हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूसेटिव केस में यूज़ किए जाते हैं, और तीसरी लाइन में जो ये तीनों वर्ड्स हैं ओवरऑल ये सारे के सारे आपके पोसेसिव केस में यूज़ किए जाते हैं, जिसे हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करें कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल कौन सा है और जेंडर कौन सा है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा ये तीनों चीज़ें हु, होम और हुज जो है ये आपका मैस्कुलिन और फेमाइन दोनों जेंडर में लिखा जाता है। यह सिंगुलर भी माना जाता है और प्लूरल भी माना जाता है। और अगर हम बात करें विच या फिर आपका हुज या ऑफ विच, इस हुज को प्रयोग करें चाहे ऑफ विच का प्रयोग करें, इससे कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों वर्ड्स को या इन तीनों रिलेटिव प्रोनाउन को हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों मानते हैं, लेकिन इसका यूज जो होता है ये आपका हमेशा न्यूट्रल जेंडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो जेंडर क्या होता है ये आप ऑलरेडी जानते हैं, नहीं जानते तो आप वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ऑलराइट, वैसे ही हम बात करें दैट की, दैट जो हमारा वर्ड है जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है इसका हम क्या केस होता है वो भी बता दें कि नॉमिनेटिव केस में दैट का ही प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी दैट का ही, पोसेसिव या जेनेटिव केस में भी
जो दैट होता है गाइज वो सेम नहीं होता, बल्कि ये चेंज हो जाता है। यहाँ पे हुज या फिर ऑफ विच का प्रयोग किया जाता है। ऑलराइट, अगर हम बात करें इनके जेंडरों की, दैट और हुज ऑफ विच का, तो जब ये आपका नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव या जेनेटिव केस में यूज़ किया जाता है, तो यह आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है नंबर के हिसाब से। और जेंडर की बात करें तो यहाँ पे कोई पर्सन हो या कोई थिंग्स हो, तो उसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, इन तीनों का। ऑलराइट, इस पॉइंट को जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कहा जा रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन का एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति। कहने का मतलब है कि जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है सेंटेंस में, वो हमेशा और हमेशा ओवरऑल अपने एंटीसीडेंट के बेस पर होता है। कहने का मतलब जो इसका एंटीसीडेंट होता है, वह एंटीसीडेंट जो है वह आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, मतलब उसका नंबर कैसा है, उसका जेंडर कैसा है ना, और उस जेंडर, नंबर और पर्सन के हिसाब से यह लगाया जाता है, जो हमने इसके पहले ही आपको डिटेल थोड़ा बताया था। ऑलराइट, कहने का मतलब ये है कि जो आपका यहाँ पे एंटीसीडेंट है हु का, स्टूडेंट्स है, और यहाँ पे हु का एंटीसीडेंट अन्नू नामक गर्ल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट के पहले यहाँ पे ओवरऑल ये दोज जो है, या यह पूरा का पूरा एक जो सेंटेंस है या क्लज है, यह पूरा का पूरा एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो ये सारे के जेंडर, पर्सन और ओवरऑल इनके नंबर के हिसाब से ही ये सिंगुलर है कि प्लूरल है या क्या है, उसका मीनिंग उसी के हिसाब से देगा, और उसी के स्तर का ये आपका यूज किया जाता है। कहने का मतलब गाइस, जितने आपको पॉइंट इसमें बताए जा रहे हैं वो सारे पॉइंट आपको याद रहेंगे, तभी आप आसानी से रिलेटिव प्रोनाउन को समझ पाएंगे। ऑलराइट, अगला हमारा लास्ट पॉइंट है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब कि हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है गाइस, ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। ऑलराइट, तो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, हु सो, हु इवर, हु सो इवर, विच इवर, विच सो इवर, वाट सो इवर या फिर वाट इवर। ऑलराइट, इनका अर्थ बिल्कुल डिफरेंट होता है, आप इसे अदर तरीके से इसका मीनिंग भी जान सकते हैं। अब बाय द वे, यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं, हु इवर गोज देयर विल बी पनिशड, तो यहाँ पे हु इवर का मतलब है जो कोई भी, ठीक है। और यहाँ पे है कि सी कैन ईट वाट इवर सी लाइक, यहाँ पे वाट और इवर दोनों मिला करके एक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बनाया गया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे वाट इवर का मतलब है जो कोई, ठीक है ना, मतलब सी कैन ईट वाट इवर सी लाइक्स, वह जो कुछ भी चाहे खा सकती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल गाइज ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताए गए। और हाँ, कुछ चीज़ें और भी हैं, इसके एक पॉइंट्स विशेष यूज इसका कैसे होता है, उसके लिए हम आपको लेकर आएंगे अगले वीडियो को गाइज। एंड आई एम श्योर कि इनसे आप बहुत सारी जानकारी लिए होंगे और सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होंगी। तो आगे भी पढ़ाई करना चाहें तो चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, और हम चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक भी करें, ताकि हमारा इनकरेजमेंट हो और हम आपके लिए और भी इसी तरह की वीडियो लेकर आ सकें, और आप आसानी से घर बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। स्पोकन अगर आप करना चाहें तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पोकन क्लास का एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप स्पोकन क्लास भी प्रॉपर कर सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।